Good morning students, my name is Yatendra Singh and today we are going to discuss about a topic that is motion on an inclined plane from friction chapter. इस टॉपिक के अंदर हम उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइन सरफेस पर सिचुएटेड होता है और उस इंक्लाइन प्लेन की वजह से उस पर क्या फ्रिक्शन लगता है, किस तरफ लगता है और इस फ्रिक्शन की वजह से उसका मोशन कैसे इफेक्ट होता है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। इस पे आने से पहले हम फ्रिक्शन की कुछ जनरल टर्म्स पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स फॉर एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। कोई भी दो सरफेसेस है उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर रिलेटिव मोशन दो सरफेस के बीच में नहीं हो रहा है तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। उस फ्रिक्शन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक सरफेस है, उस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है m मास का, उस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू और उस पे एक फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में F। एक एग्जांपल लिया है हमने। अब इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं जिससे हम इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। इस ऑब्जेक्ट के फ्री बॉडी डायग्राम में एक mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा होगा और एक एक्सटर्नल फोर्स उसमें राइट डायरेक्शन में लग रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है जो कि इस ऑब्जेक्ट का मोशन राइट डायरेक्शन में कराना चाह रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। क्या आपको समझ आ रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। अब इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? जैसे कि हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स की फॉर्मूला होता है म्यू n। n is normal reaction force, mu is coefficient of friction of the surface। यहाँ पे n की वैल्यू होगी mg के बराबर, तो mu mg, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू mu mg होगी। अब mu mg इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है। अब हम एक और चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसपे जो ऑब्जेक्ट पे लगती है जो उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्या इस केस में हम इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू यही है, इसका जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये रहेगा, तो ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो ये ऑब्जेक्ट जो पहले स्टेट में थी उसी स्टेट में रहेगी। अगर इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स के हिसाब से मोशन करेगा। ये होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये है इस केस में। अब इसके बाद हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन जानते हैं। द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन सच दैट द ऑब्जेक्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन डजंट स्लिप ऑफ। इसका मतलब समझते हैं, डायग्राम समझते हैं। एक इंक्लाइंड सरफेस, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन एंगल है थीटा। उस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है m मास का और इस इंक्लाइंड सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो एंगल ऑफ रिपोज जो है, इस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू है कि जब ये ऑब्जेक्ट इससे स्लिप ऑफ ना हो, रेस्ट उसी जगह पे रहे। तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस को हम फ्री बॉडी डायग्राम में डिस्कस करते हैं। इस पे एक mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, उस mg फोर्स का कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स के अगेंस्ट इधर लग रहा होगा mg cos थीटा, और इस प्लेन का लॉन्ग लग रहा होगा mg sin थीटा। और इस पे एक नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा होगा। अभी ऑब्जेक्ट स्लिप ऑफ ना हो उसकी कंडीशन क्या होगी? अगर ये वाला जो फोर्स है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, उसको अपोज करने के लिए इसका फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, तो
तो ये ऑब्जेक्ट स्लिप ऑफ ना हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू इस फोर्स के बराबर होनी चाहिए। इसको लिखते हैं फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू एन। एन क्या है, mg cos थीटा के बराबर। तो उसको पुट करते हैं म्यू mg cos थीटा। mg अब mg को mg से कैंसिल कर दिया, sin थीटा cos थीटा को इधर ले आया तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स म्यू। tan इनवर्स म्यू ये है एंगल ऑफ रिपोज। इस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जब ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस से स्लिप ऑफ ना हो, ये है एंगल ऑफ रिपोज। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं मोशन ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। जब ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सरफेस पे रखा जाता है तो उसका मोशन कैसे इफेक्ट होता है फ्रिक्शन की वजह से। हम इसमें दो केस पढ़ेंगे, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन। जब वो ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन कर रहा होगा तो क्या क्या कौन कौन से फोर्स लगेंगे उस पे, और वो डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, बात करते हैं। तो पहला केस है अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन। अब एक डायग्राम से इस सिचुएशन में हो क्या रहा है वो जानते हैं कि मोशन कैसे हो रहा है। एक इंक्लाइंड सरफेस है, उस पे एक ब्लॉक रखा है, m मास का। इंक्लाइंड सरफेस का इंक्लिनेशन एंगल है थीटा और इंक्लाइंड सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ये ऑब्जेक्ट का अपवर्ड मोशन हो रहा है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की साइड होगा, कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। अब इस ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जिससे इस पे लगने वाले फोर्सेस को अपन डिस्कस करते हैं। ये है ब्लॉक, इसमें एक mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। उस mg फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल के परपेंडिकुलर लग रहा होगा, mg cos थीटा। एक कंपोनेंट प्लेन के अलाउंग लग रहा होगा विच इज mg sin थीटा। और एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा होगा। इसका मोशन ऊपर हो रहा है, जैसे कि हमने इस केस में डिस्कस करा, ऊपर हो रहा है। तो अगर इसका मोशन ऊपर हो रहा है तो इसमें फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जैसे हमने डिस्कस किया। उसके मोशन को अपोज करने का काम करता है फ्रिक्शन, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स हम लगा देते हैं, लगा दिया। अब इसका जो मोशन है ऊपर की डायरेक्शन में, उसको अपोज करने के लिए फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक mg sin थीटा और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ये इसके कौन से फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स, जिसको रिटार्ड कर रहे हैं। उसमें रिटार्डिंग फोर्स कौन से होंगे, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू एन, एन की वैल्यू है mg cos थीटा। क्या इस पर रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू ये होगी। अब हम इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं इस रिटार्डिंग फोर्स को यूज करके। इसका एक्सेलरेशन, इसका जो टोटल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास को हम सब में से कैंसिल कर देते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन की आएगी वैल्यू g sin थीटा प्लस म्यू
अब इसके बाद हम बात करते हैं डाउनवर्ड मोशन की। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मोशन कर रहा होगा तो डिस्कस करते हैं। सिचुएशन सेम रहेगी, इंक्लिनेशन एंगल थीटा रहेगा, म्यू रहेगा, बस इसका जो मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो गया। हम बात कर रहे हैं डाउनवर्ड मोशन की। डाउनवर्ड मोशन, उसके अंदर फोर्सेस की बात करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम की क्या लगता है, अब मोशन हमारा डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब इसका मोशन जो है वो डाउनवर्ड है, इसका एक्सीलरेशन नीचे की साइड होगा। अगर इसका एक्सीलरेशन नीचे की साइड होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है नहीं, तो नीचे लग रहा है, क्योंकि हम अपवर्ड मोशन के केस में नीचे लग रहा था, इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। क्या उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू mg cos थीटा के बराबर होगी? इधर भी नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर है, तो म्यू mg cos थीटा ही होगी। अब इसके मोशन जो है, मोशन में लगने वाले फोर्स में ये वाला फोर्स जो है वो मोशन का लॉन्ग लग रहा है और ये मोशन के अगेंस्ट लग रहा है, तो इसमें mg sin थीटा माइनस fr होगा, इसका टोटल फोर्स। तो यहाँ पर प्लस की जगह हम माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स माइनस होगा, ये टोटल फोर्स। तो ये इसमें से फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा होगा, उसको रोकने के लिए। तो इसकी एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या ये हो जाएगी, एक बार चेक करो अपने, ये हो जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ साइन को बदला है, वैल्यू सारी सेम है। तो डाउनवर्ड मोशन में ऐसा हो जाता है क्योंकि वो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए वो माइनस हो जाता है, तो उसका एक्सीलरेशन ये आ जाएगा। तो ये था डाउनवर्ड मोशन का केस। अब इसके अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम, ताकि थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन है, एक इंक्लाइन सरफेस है, उसका इंक्लिनेशन एंगल की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, म्यू दे रखा है हाफ, और मास दे रखा है, मास दे रखा है 20। एक्सीलरेशन ये है, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ऊपर की परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। ये अब आप सोच रहे हैं इस केस के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी, तो उन्हीं केसेस का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। इस केस में हमको ये बताना है, F की वैल्यू बतानी है जिसमें ये ऑब्जेक्ट स्लिप ना हो। स्लिप ना होने के लिए इसके लगने वाली फोर्सेस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, जो भी इसके फोर्सेस लग रहे हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस ब्लॉक का। तो इस पे एक mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, उसका एक कंपोनेंट नॉर्मल पे परपेंडिकुलर लग रहा होगा, उसका एक कंपोनेंट प्लेन के अलॉन्ग लग रहा होगा, और नॉर्मल परपेंडिकुलर सरफेस लग रहा होगा। अब इस नॉर्मल के साथ एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है। क्या ये फोर्स इस वाले फोर्स के साथ ऐड हो जाएगा? इसका मोशन हम नीचे की तरफ मान लेते हैं, क्योंकि जनरली किसी ऑब्जेक्ट में इंक्लाइन सरफेस पर रखेंगे तो नीचे की तरफ मोशन करता है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो इस पर फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में मानते हैं कि वो उसको अपोज करने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एन। अब एन के साथ यहाँ पे एफ भी लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी mg cos थीटा प्लस एफ हो जाएगा। प्लस एफ, ये हो जाएगा हमारी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। ठीक है, अब ये वाली फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल होनी चाहिए इस ऑब्जेक्ट के स्लिप नहीं करने की कंडीशन पे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो स्लिप नहीं होगा। इनको इक्वल करते हैं, mg sin थीटा इक्वल टू म्यू mg cos थीटा प्लस एल। हमको क्वेश्चन में क्या वैल्यू फाइंड करनी थी, इस एफ की वैल्यू फाइंड करनी थी।
कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्लिप ऑफ ना हो। तो जैसे कि हम जानते हैं m की वैल्यू हमको पता रखी है, sin थीटा हमको पता रखा है 30 sin 30 की वैल्यू हमको पता होती है और cos 30 की वैल्यू पता होती है, म्यू की वैल्यू मुझे रखी है हाफ। तो इसमें f की वैल्यू अननोन है, वो f की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें और आंसर निकालें। इसका आंसर आएगा, चलो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 220 into 10 into 1/2 sin 30 1/2 mu 1/2 into 200 root 3/2 200 root 3/2 plus f। सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे f की वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो ये था मोशन ऑन एन इंक्लाइन सरफेस के बारे में हमने चर्चा करी। आज हमने दोनों केसेस पढ़ लिए और एक क्वेश्चन भी कर लिया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा मोशन ऑन एन इंक्लाइन सरफेस। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक।